हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो जो हमारे सारे स्ट्रोक के पेशेंट्स को जल्दी रिकवर करने में मदद करेंगे। आपको कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होता है अपनी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपकी रिकवरी तेज़ी से होने लगे। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगी। सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ, जो दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी एक्टिव एक्सरसाइजेस, एक होती है पैसिव एक्सरसाइजेस। पहले आप ये समझ लीजिए कि एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइजेस में अंतर क्या है। एक्टिव जितनी भी एक्सरसाइजेस होती है उसके अंदर क्या होता है, पेशेंट अपना एफर्ट खुद से लगा रहा होता है। मान लीजिए आप पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहे हैं और जो एक्सरसाइज आप उसको करने के लिए बोल रहे हैं वो खुद से करने की कोशिश कर रहा है, आपको बस हल्का सा सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ती है। अब पैसिव एक्सरसाइजेस जितनी भी होती हैं उसके अंदर क्या होता है, जो एक्सरसाइज करवा रहा होता है, आपका फिजियोथेरेपिस्ट है या आपका कोई केयर टेकर है, उसका खुद का एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, उसकी खुद की ही एक्सरसाइज हो रही होती है, क्योंकि पेशेंट के एंड पे कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं लग रही होती है, पेशेंट अपना कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहा होता है। तो एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज के बारे में समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हम पेशेंट को एक्सरसाइज करवाना स्टार्ट करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं उसकी रिकवरी बहुत तेज़ी से हो, क्योंकि हम उसके जितने भी मसल्स पैरालाइज हो चुके हैं उनकी मूवमेंट को दोबारा वापस लाने के लिए उसकी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवाते हैं। अगर पेशेंट को हम बहुत लंबे टाइम तक पैसिव एक्सरसाइजेस करवाते रहते हैं जिसके अंदर पेशेंट का कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, तो आप जितना मर्जी एक्सरसाइजेस करवा लीजिए, पेशेंट को कोई भी बेनिफिट नहीं हो पाता है, बल्कि पेशेंट के जितने भी लिम्स हैं, हाथ पैर हैं, उनके अंदर टाइटनेस बढ़ती चली जाती है। अब ये टाइटनेस क्यों बढ़ती चली जाती है, आप पहले उसको जान लीजिए। जब भी हम पेशेंट को पैसिव एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसका मतलब है कि हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ केयर टेकर अपना एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं। मान लीजिए पेशेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे पैरालिसिस है और उसकी कोहनी मुड़ी हुई है, आप उसको बार बार एक्सरसाइज करवा रहे हो, खोलने की, बंद करवाने की, हाथ की उंगलियां खोलने की, बंद करने की, बट पेशेंट अपने एंड पे कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहा है, सारा दम आप लगा रहे हो। तो ऐसी एक्सरसाइज करवाना टोटली वेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर पेशेंट को कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता। क्योंकि जब तक पेशेंट का ब्रेन उस एक्टिविटी को करने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, किसी भी एक्सरसाइज को करवाने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, पैरालिसिस जो बीमारी है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो ब्रेन का डिसऑर्डर है। ब्रेन से कंडक्शन नहीं आ रही है आपके हाथ पैर को चलाने की, ब्रेन सिग्नल नहीं भेज पा रहा है आपके हाथ पैर की मूवमेंट की, क्योंकि आपके हाथ पैर तो पहले ठीक थे, आप बिल्कुल हेल्दी थे, अचानक से स्ट्रोक होने के बाद आपकी हाथ पैर की एक्टिविटी रुक गई है। तो ब्रेन को ये सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो जो पहले एक्टिविटी कर रहा था, हाथ पैर की मूवमेंट कर रहा था, उसको दोबारा रीगेन करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यही एक पर्पस होता है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसके अंदर क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, पेशेंट को जो भी आप एक्सरसाइज करवा रहे हो वो एक एक्टिविटी के फॉर्म में करवाइए। मान लीजिए पेशेंट की आपको हाथ की एक्सरसाइज करवानी है, उसके लेफ्ट हैंड में पैरालिसिस है और उसकी कोहनी मूव नहीं कर पाती, उसकी फिंगर्स खुल नहीं पाती है, शोल्डर में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करवानी है जो पेशेंट पहले शायद करता होगा स्ट्रोक आने से पहले। अब पेशेंट के लेफ़्ट साइड पे पैरालिसिस है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को पैसिव एक्सरसाइजेस ना करवाते हुए उसकी कोहनी को खोलना बंद करना है, मुट्ठी खोलना है बंद करना है, ये इनिशियली हेल्पफुल होती है जब पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन होता है, जब उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं होती है। जब एक बार पेशेंट थोड़ा चलने फिरने लगता है, बैठने लग जाता है, हाथ में थोड़ी स्ट्रेंथ आने लगती है, उसके बाद इन पैसिव एक्सरसाइजेस का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो हमें कोई ऐसी एक्सरसाइज करवानी है जो उसके ब्रेन को भी एक्टिवेट करे, साथ के साथ मसल्स पे भी वर्क करे। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड पे पैरालिसिस है, अब हमें पेशेंट को एक ऐसी एक्टिविटी करवानी है जिसके अंदर उसके हाथ की फिंगर्स की मूवमेंट भी हो, रिस्ट की मूवमेंट भी हो, कोहनी की मूवमेंट भी हो और शोल्डर की मूवमेंट भी हो।
तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के पाम पे आपने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया और पेशेंट को आपने क्या बोलना है, आप अपने सिर पे मसाज कीजिए। तो पेशेंट के हाथ में अगर मूवमेंट नहीं है तो पेशेंट के लिए डेफिनेटली मुश्किल होने वाला है टास्क करना, लेकिन इस कंडीशन में आप उसको एक्टिव एक्सरसाइज में कन्वर्ट करने के लिए पेशेंट को सिर्फ हल्का हल्का सपोर्ट करोगे। पेशेंट के हाथ को आपने सिर तक लेके जाना है और उसके बाजू उसकी कोहनी को सपोर्ट करते हुए उसके हाथ को मूव करवाना है। जब आप हाथ की मूवमेंट करवाओगे, हल्का हल्का मूव करवाओगे, अपनी स्ट्रेंथ ज़्यादा ना लगाते हुए, सिर्फ सपोर्ट करते हुए, उसके फिंगर्स को खोलते हुए, तो इसमें क्या देखा जाएगा, जब वो अपनी हेड मसाज करने की कोशिश करेगा तो ब्रेन उसको सिग्नल दोबारा भेजेगा। कभी ना कभी उसने अपनी हेड मसाज की थी, उसके ब्रेन के अंदर वो मेमोरी रह जाती है। अब जब वो मेमोरी रह जाती है तो ब्रेन हेल्प करता है उस एक्टिविटी को रीगेन करने में। इससे क्या मदद मिलेगी कि उसके मसल्स में दोबारा से कंडक्शन आनी शुरू होगी, ब्रेन दोबारा सिग्नल भेजना शुरू करेगा। तो कभी भी आप कोई भी एक्सरसाइज करवाते हो तो किसी ना किसी एक्टिविटी के फॉर्म में करवाओ जो पेशेंट पहले करता था। मान लीजिए किसी को कुकिंग बहुत पसंद थी, तो आप उसको साथ में कुछ भी वेजिटेबल चॉप करने के लिए दे सकते हो। अगर पेशेंट की फिंगर्स नहीं भी खुल रही है, आप उसके हाथ में नाइफ़ को होल्ड करवा दोगे, अपनी हल्की हल्की सपोर्ट से आप उसको चॉप करवाना शुरू करोगे। उस कंडीशन में क्या होगा, ब्रेन दोबारा से उस एक्टिविटी को याद करेगा, मेमोरी जो ब्रेन में थी वो हेल्प करेगी पेशेंट की रिकवरी को दोबारा से लाने में। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम एक्टिव एक्सरसाइजेस जितनी भी करवाएं जिसमें पेशेंट का एफर्ट लग रहा है, वो एक एक्टिविटी के फॉर्म में हो जो पेशेंट पहले करता था या पेशेंट को जो पसंद थी। तो उससे क्या होता है, पेशेंट की रिकवरी स्पीड अप हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमें पेशेंट की बॉडी को एज अ होल ट्रीट करना है। पेशेंट के अगर हाथ पैर में स्ट्रेंथ नहीं है तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम सिर्फ हाथ की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, लेग को निगलेक्ट कर रहे हैं, या सिर्फ पेशेंट को चला रहे हैं और हाथ की कोई भी एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं। हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी होती है जिसके अंदर सारी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। जैसे कि अगर पेशेंट का लेफ़्ट हैंड साइड वर्क नहीं कर रहा है और आप पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहे हो, अगर आप पेशेंट को वॉक करवा रहे हो, उसके पैर में स्ट्रेंथ तो दोबारा वापस आ जाती है, लेकिन हाथ फिर पीछे रह जाता है। अगर हम चाहते हैं कि दोनों लिम्स की साइमल्टेनियस रिकवरी हो, हाथ पैर दोनों साथ साथ रिकवर करें, तो हमें दोनों ही लिम्स की हाथ पैर की एक्सरसाइज करवानी ज़रूरी हो जाती है। जैसा भी मैंने आपको बताया था, पेशेंट को अगर हेड मसाज करवा रहे हो, पेशेंट ये एक्टिविटी कर रहा है, हाथ की एक्सरसाइज करवाते करवाते पेशेंट की लेग की एक्सरसाइज करवाना भी ज़रूरी हो जाता है, वरना मसल्स के अंदर टाइटनेस आनी शुरू हो जाती है। अगर हम सिर्फ एक ही लिम्ब की एक्सरसाइज करवाते हैं, मान लीजिए हम पेशेंट को सिर्फ चला रहे हैं, वॉक ही करवाते जा रहे हैं, हाथ की कोई एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं, तो क्या देखा जाता है, पैर तो पेशेंट का ठीक हो जाता है, लेकिन हाथ में इतनी ज़्यादा टाइटनेस रह जाती है कि पेशेंट की रिकवरी जो हाथ की होनी चाहिए थी, उसका जो तेज़ी से रिकवरी आ सकती थी, वो पीछे रह जाती है। तो हमें सारी की सारी एक्टिविटीज़ ऐसी करवानी है जिसमें हाथ और पैर दोनों की इन्वॉल्वमेंट साथ साथ होती है। पेशेंट को आप जैसे अगर वॉक करवा रहे हैं, पेशेंट के पैर में रिकवरी आ रही है, उसका हाथ अगर एक हेमीप्लेजिक हैंड बन गया है, ऐसे करके स्टिफ रह गया है, उस कंडीशन में हमें पेशेंट के हाथ को सीधा करवाते हुए, थोड़ी सी सपोर्ट देते हुए उसे वॉक करवाना ज़रूरी हो जाता है। जब आप पेशेंट को थोड़ी सपोर्ट साथ में दे देते हो तो मसल्स में टाइटनेस नहीं आती है और पेशेंट की रिकवरी स्पीड अप हो जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, पेशेंट को हमेशा एज अ होल बॉडी हमें ट्रीट करना है। सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि हम पैर पैर की एक्सरसाइज करा देंगे और हाथ को बाद में देखेंगे, या सिर्फ हाथ की अभी करवा देते हैं, लेग की बाद में करवाएंगे। तो हमें दोनों लिम्स की एक्सरसाइज जहाँ पे पैरालिसिस हुआ है साथ साथ करवानी ज़रूरी हो जाती है। आप 10 काउंट्स रख लो। जैसे आप मान लीजिए आपने 10 राउंड्स पेशेंट के वॉक करवाते हुए लगाए हैं, तो अब 10 सिटिंग्स 10 काउंट्स पे आप हाथ की एक्सरसाइजेस करवाना शुरू करो। उसकी शोल्डर की मूवमेंट्स है, शोल्डर की रोटेशन है, उसकी फिंगर की मूवमेंट्स है। अगर पेशेंट की फिंगर्स बिल्कुल बंद है, आप उसको बॉल दे, हाथ में बॉल रख के एक्सरसाइज करवा सकते हो। अगर थोड़ी बहुत वो ओपन कर लेता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ लगाते हुए उसको खोलना बंद करना कर सकता है। तो
जब भी आप पेशेंट की एक्सरसाइज करवाओगे, आप किसी भी लिम्ब को, हाथ या पैर को पीछे नहीं छोड़ोगे। ये नहीं सोचना है कि पहले पैर ठीक हो जाए फिर हाथ के बारे में सोचेंगे, या पहले हम हाथ ठीक कर लेते हैं फिर पैर को देखेंगे। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि साइमल्टेनियस एक्सरसाइज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे फ़ायदा क्या मिलता है हमें कि पेशेंट की जो रिकवरी है वो सही तरीके से होती चली जाती है और पेशेंट जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि हमें हाथ और पैर दोनों की ज़रूरत होती है किसी भी एक्टिविटी को करने में। मान लीजिए पेशेंट को कपड़े पहनने में परेशानी होती है, नहाने में परेशानी होती है, तो आपको ये एक्टिविटी उससे डेली करवानी है। ऐसा नहीं सोचना है कि जब पेशेंट ठीक हो जाएगा तो ये एक्टिविटी करने लग जाएगा। हमें क्या करना होता है, ये एक्टिविटी करवाते करवाते पेशेंट को ठीक करना है। तो हमें कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है कि पेशेंट को जो भी आप एक्टिविटी करवा रहे हो उसमें पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट अच्छे तरीके से होनी चाहिए। पेशेंट को हमें मोटिवेट करते रहना होता है कि आप को माइंड में ये नहीं लाना है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं अपने कपड़े खुद से पहनूंगा या मैं खुद से नहा लूँगा। आपको क्या करना है, आपको ये एक्टिविटीज़ करते करते ठीक होना है। मैं कपड़े पहनते पहनते अपनी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, आपको उस एक्टिविटी को एक्सरसाइज के फॉर्म में लेना है। तो पेशेंट बहुत तेज़ी से रिकवर कर जाता है अगर हम इस एटीट्यूड के साथ पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें ब्रेन को सिखाना है। हाथ पैर में कोई दिक्कत नहीं होती है पेशेंट के जब भी किसी को स्ट्रोक होता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था या हेमरेज हुआ था, जो डैमेज हुआ था, उसकी वजह से ब्रेन सिग्नल नहीं भेज पा रहा है आपको ये हाथ पैर को चलाने में या पेशेंट को बोलने में या किसी भी छोटे काम करने के लिए पेशेंट दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो पेशेंट को दोबारा से अगर हमें इंडिपेंडेंट बनाना है तो हमें जो एक्सरसाइज करवानी है वो एक एक्टिविटी के फॉर्म में करवानी होती है और साइमल्टेनियसली करवानी होती है। उसकी पूरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, जिसके अंदर उसको फोकस करना होता है अपनी एक्टिविटीज़ पे, क्योंकि एट द एंड जो एक्सरसाइजेस का मोटिव होता है वो ब्रेन को सिखाना है और ब्रेन हमारा रेपिटेशन के साथ सीखता है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी पहले करते थे, आपके ब्रेन में उसकी मेमोरी बनी हुई है, आप उसे अगर दोबारा आप करना शुरू करते हो तो पेशेंट बहुत तेज़ी से रिकवर कर जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अक्सर हम क्या गलती कर रहे होते हैं पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हुए, वो आप जान लीजिए। जब भी कोई फिजियोथेरेपिस्ट या फिर केयर टेकर आपको एक्सरसाइज अपने पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहा होता है तो उसकी वीकनेसेस गिनता रहता है कि पेशेंट के हाथ में स्टिफनेस ज़्यादा है, अभी वो मूवमेंट नहीं कर पाता है और ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, थोड़ी थोड़ी कर पा रहा है। हमें क्या करना है, हमें पेशेंट के साथ साथ स्ट्रेंथ को ज़रूर देखना है। अगर हमारा पेशेंट एक यंग स्ट्रोक का पेशेंट है तो हमें पेशेंट को मोटिवेट करते रहना है कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे और उसकी वीकनेसेस को ना गिनते हुए उसकी स्ट्रेंथ को साथ साथ गिनना है। पेशेंट को हमें मोटिवेट करते रहना है कि आज आपने एक पेज अपना थोड़ा थोड़ा हैंड राइटिंग लिखा था, एक पैरा लिखा था, आज देखो कल से बेटर है और आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के और बेटर कर सकते हो। तो पेशेंट को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पेशेंट की सिर्फ वीकनेसेस को ना गिनते हुए उसकी स्ट्रेंथ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे मदद मिलती है पेशेंट को दोबारा से रिकवर होने में। क्योंकि जितना पेशेंट एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्सरसाइजेस करता है, अपनी एक्टिविटीज़ करता है, उसको कहीं ना कहीं उम्मीद जगती चली जाती है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी प्रोसेस में ब्रेन तेज़ी से सीखने लगता है और पेशेंट की रिकवरी स्पीड अप हो जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, पेशेंट की वीकनेसेस हमें पता है, पेशेंट के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, स्टिफनेस अभी ज़्यादा है, हमें वो ना गिनते हुए इसकी स्ट्रेंथ को सबसे पहले नज़र में लाना है ताकि हम पेशेंट को अच्छे से मोटिवेट कर सकें और पेशेंट की रिकवरी तेज़ी से ला सकें। और साथ के साथ पेशेंट को क्या एक्सरसाइज करने का मन है उससे आपको ज़रूर पूछना है। ज़्यादातर जब भी हम एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं या तो फिजियोथेरेपिस्ट अपने अकॉर्डिंग करवा रहा होता है या केयर टेकर्स अपने अकॉर्डिंग करवा रहे होते हैं कि जो पेशेंट के लिए हमें एक्सरसाइज करवानी है वो डेली रिपीट करवा रहे होते हैं। हमें पेशेंट से पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसका क्या करने का मन है। मान लीजिए पेशेंट को घूमना बहुत पसंद है तो पेशेंट को आप इसी फॉर्म में एक्सरसाइज करवा सकते हो। कहीं उसे बाहर घुमाने ले गए और इसी फॉर्म में उसकी वॉक करवा के वापस आ गए, तो
एक्टिविटी उसकी पसंद की भी हो गई और साथ के साथ एक्सरसाइज भी हो गई। ऐसा नहीं है कि वॉक करवाने में आपने वही घर के 4-5 उसको राउंड लगवा दिए, अंदर वही सेम पैटर्न में वो वॉक कर रहा है, उससे पेशेंट बोर हो जाता है और कुछ दिन में वो एक्सरसाइज करना छोड़ देता है। उस पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट एक्सरसाइज के अंदर होना ज़रूरी हो जाता है। तो पेशेंट को अगर पहले राइटिंग पसंद था या सिंगिंग पसंद था, अब वो ठीक तरीके से बोल नहीं पाता है, तो आप गाने चला के उसको रिपीट करने के लिए बोलो, सिंगिंग करने के लिए बोलो, तो पेशेंट का ब्रेन दोबारा सीखने लगता है। बार बार की रेपिटेशन से वहाँ से कंडक्शन आने शुरू हो जाती है और उस एक्टिविटी में जैसे जैसे वो इंटरेस्ट लेता जाता है, वो एक्सरसाइज उसके लिए और बेनिफिशियल साबित होती चली जाती है, क्योंकि ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है साथ में। ब्रेन फोकस करने लगता है, ब्रेन खुद से कोशिश करने लगता है रिकवर होने में। तो ऐसी एक्सरसाइजेस का ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है पेशेंट के लिए। तो हमें बहुत सी चीज़ों को कंबाइन करके एक पेशेंट का एक्सरसाइज का रेजिमेंट बनाना होता है, एक शेड्यूल बनाना होता है, जिसमें पेशेंट की एक्सरसाइज भी सही तरीके से हो रही हो और पेशेंट को बोरियत भी ना हो, ताकि वो रोज़ रोज़ सेम एक्सरसाइज करने से बोर होके छोड़ दे, मुझे कोई अब रिकवरी नहीं नज़र आ रही, और एक एंड पे आके वो सारी एक्सरसाइज करना छोड़ देता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो भी हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं वो एक्टिविटी के फॉर्म में करवानी है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को अगर कुछ भी आपको सिखाना है, राइम्स के तौर पे सिखाया जाता है। अगर उन्हें अल्फ़ाबेट्स भी सिखाने हैं तो वो भी राइम्स के तौर पे, क्योंकि ब्रेन इस तरीके से बहुत जल्दी सीखता है। तो जब भी हमें पेशेंट को रिकवर करवाना है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ इसी तरीके से होनी चाहिए। अगर उसे कुकिंग पसंद थी तो आप उसको हेल्प करते हुए चॉपिंग करवाइए, या कोई रेसिपी वो बनाना चाहते हैं उसके साथ में हेल्प कीजिए। उससे क्या होगा, ब्रेन दोबारा से वो काम करना सीखता जाएगा और इसी तौर पे पेशेंट की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और पेशेंट बोर भी नहीं होगा। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि किन किन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करवाने से पहले, क्योंकि हम सिर्फ हाथ पैर की एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं, हम एट द एंड ब्रेन को सिखा रहे हैं और ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट उस एक्सरसाइज के अंदर लानी ज़रूरी हो जाती है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हों अपनी कंडीशन को लेकर, कोई भी एक्सरसाइजेस को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। आप क्लिनिक पे आके हमसे मिल भी सकते हैं। आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट रह जाता है अपनी कंडीशन को लेकर, अपने डाइट को लेकर, अपने एक्सरसाइज के शेड्यूल को लेकर, तो बेझिझक आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करें। हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और आपकी रिकवरी में आपको मदद करेंगे। जल्दी ही लेकर आऊँगी मैं बहुत सी वीडियोस जो आपकी रिकवरी में आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगी। तब तक के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, अपना खास ध्यान रखना है और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्सरसाइजेस करते रहना है, क्योंकि हमें ब्रेन को दोबारा से सिखाना है और ठीक करना है। तो अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।